हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियाँ भाग 30। अचानक आए फ़ोन ने गुड्डू के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसने फ़ोन जेब में रखा और उठकर जल्दी से वहाँ से चला गया। गोलू ने गुड्डू को परेशान देखा तो उसके पीछे जाते हुए कहा, अरे गुड्डू भैया, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? घर से अब बाहर आकर गुड्डू बाइक पर बैठा। जैसे ही बाइक स्टार्ट की, गोलू उसके पीछे आ बैठा और कहा, अरे क्या हुआ गुड्डू भैया, इतना घईमा कहाँ जा रहे हो? बहुत बड़ा कांड हुई गवा गोलू। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ाते हुए कहा, कांड हुआ है? अरे आप और हम तो यहाँ हैं। पीछे बैठे गोलू ने कहा। गुड्डू ने सुना तो गर्दन घुमाकर गोलू को घूरा और कहा, हम करने कर्म जाते हैं लेकिन वो कांड में बदल जाता है। और कानपुर में हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो हाथों में चरस लेकर घूमते हैं। अब चुपचाप पीछे बैठे रहो वरना यहीं उतार देंगे। गुड्डू को चिढ़ा हुआ देखकर गोलू ने चुप रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप पीछे बैठा रहा। गुड्डू गोलू को साथ लेकर सोनू भैया के ऑफिस फंक्शन की लोकेशन पर पहुंचा। बाइक से उतरकर गुड्डू अंदर आया और अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सर पकड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गया। गोलू ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी आंखों को 2-4 बार मसला, जैसे बेचारा कोई सपना देख रहा हो, लेकिन सच वही था जो गुड्डू और गोलू ने देखा। बीती शाम सोनू भैया के ऑफिस पार्टी का जो अरेंजमेंट गुड्डू ने किया था वो सब बर्बाद हो चुका था। टेंट फट चुका था, डेकोरेशन का सामान मिट्टी में पड़ा था, रंगीन लाइटें यहाँ वहाँ झूल रही थी, आधी जल रही थी और आधी दम तोड़ चुकी थी। गुड्डू का तो ये सब देखकर ही सर चकराने लगा। दादी के गुजरने के बाद से ये 2 ही तो ऑर्डर मिले थे और इनका भी सत्यानाश हो चुका था। गुड्डू अपना सर पकड़े बैठा था कि गोलू ने उसके पास आकर कहा, गुड्डू भैया, ये सब कैसे हुआ और अब क्या होगा? होना क्या है, बत्ती बनेगी हमारी और हमारे सपनों की। अगले हफ्ते कानपुर में जो ऑर्डर लिए हैं वो कैसे पूरा करेंगे? गुड्डू ने रुआसा होकर कहा। अरे भैया, उसकी चिंता आप नहीं करो, हम हैं ना, हम कुछ जुगाड़ लगा देंगे। लेकिन आप भी कमाल करते हैं, किसके भरोसे कल का फंक्शन छोड़कर गए रहे? शराब हमने पी थी, आपने तो नहीं पी थी ना, फिर काहे लड़कों के भरोसे सब छोड़कर चले गए? गोलू ने पहले प्यार से और फिर गुड्डू पर गुस्सा करके कहा, अरे लड़कों के भरोसे कहाँ छोड़ा था गोलू? सोनू भैया कह रहे हैं हमसे कि तुम जाओ गुड्डू, हम देख लेंगे। गुड्डू ने लगभग रोते हुए कहा, हाँ तो आपके देखने वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे? गोलू ने खिंचकर कहा, अरे हम यहाँ है गोलू। सोनू भैया की लड़खड़ाती आवाज गोलू के कानों में पड़ी। गोलू ने इधर उधर देखा लेकिन सोनू भैया उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। वह जैसे ही गुड्डू की तरफ पलटा, कुछ दूर कचरे के ढेर में उसे हलचल दिखी। गोलू गुड्डू को वहीं छोड़कर कचरे के पास आया और उसे साइड करके देखा तो मुंह के बल गिरे सोनू भैया पर उसकी नजर पड़ी। अरे सोनू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गोलू ने हैरानी से कहा। गुड्डू, हमने पूरा ध्यान रखा तुम्हारे टेंट का, लेकिन उस साला गेस्ट हाउस का मालिक, ओह! सोनू भैया नशे में बड़बड़ाए। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि उनके सामने गुड्डू खड़ा है या गोलू। गोलू ने सुना तो अपनी नाक पर हाथ रखा क्योंकि कचरे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और उससे भी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी सोनू भैया के अंदर से। उसने दोनों हाथों से सोनू भैया की कॉलर पकड़कर उन्हें उठाया और साइड मिलाते हुए कहा, जब बर्दाश्त नहीं होती तो इतना पीते काहे हो? अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं ताकि घर ना जाना पड़े, ताकि उनको ना झेलना पड़े। बहुते ताने मारती है यार। कहते हुए सोनू भैया लगभग रो पड़े। अरे कौन? गोलू ने कहा। अरे तुम्हारी भाभी गोलू, दिन रात हमको ताने मारती है। करेला, टिंडा, लौकी खिलाकर हमको करेले जैसा बना दिया है। हम कह रहे हैं गोलू भाई, रंडवे मर जाना पर कबो शादी नहीं करना। आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या साला जिस शादी ही है। सोनू भैया ने कहा, हाँ तो जे ज्ञान अब दे रहे हो, 6 महीना पहले दिए होते तो विचार करते आपकी बात पर। अब तो कल्याण हुई गयो हमाओ। गोलू ने खिंचकर कहा और सोनू भैया को गुड्डू के सामने ले आया। सोनू भैया, ये सब क्या है? अरे हमाओ यहाँ आपको ध्यान रखने को कह रहे और आप खुद पीकर भंड हुए पड़े हैं और हमाओ टेंट सब बर्बाद कर दो। गुड्डू ने रुआसा होकर कहा। सोनू भैया का नशा जैसे जैसे उतर रहा था वैसे वैसे उन्हें याद आया कि कल गुड्डू के घर जाने के बाद कैसे उन्होंने नशे की हालत में रिजॉर्ट के मालिक के साथ मिलकर तमाशा किया था। सोनू भैया ने शराब के नशे में तैश में आकर रिजॉर्ट का सामान तोड़ डाला तो रिजॉर्ट के मालिक ने बदले में गुड्डू के टेंट को बर्बाद कर दिया।
सोनू भैया ने सारी बात गुड्डू को बताई तो गुड्डू अपना सर पकड़कर फिर बैठ गया और रोने लगा। गोलू ने सुना तो सोनू भैया को देखकर घूरने लगे। गोलू गुड्डू के पास आया और कहा, भैया, गुड्डू भैया, हौसला रखिए। गुड्डू ने गोलू को साइड में धक्का दिया और झुंझला कर कहा, हम रख रहे हैं, तुम निकलो यहां से। अरे अब हम क्या किए? गोलू ने खिंचकर कहा, क्या किए? तुम कल रात में दारू पीकर भंड नहीं ना हुए होते ना गोलू, तो सोनू भैया के भरोसे हम जे काम ना छोड़ते और ना जे सब होता। हमारी कुंडली में शनि राहु केतु सब तुम ही बनकर बैठे हो। तुम साले रायता फैलाओ और हम वो समेटते रहे। गुड्डू ने गुस्से से लगभग गोलू पर चढ़ते हुए कहा, अरे तो ठीक है ना भैया, हो गई गलती, और आप काहे चिंतिया रहे हैं? हम है ना, हम करते हैं कुछ। गोलू ने गुड्डू से बचकर साइड होते हुए कहा, का कर लोगे तुम? नहीं, का कर लोगे तुम? सुई धागा लेकर खुद सिलने बैठोगे जे टेंट को? गुड्डू ने गुस्से से उबल कर कहा, अरे गुड्डू भैया, काहे अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? हम है ना, हम कर लेंगे, आप शांत हो जाइए। और साले तुम सोनू भैया, गोलू ने गुड्डू से कहा और गुस्से से सोनू का नाम लेकर उसकी तरफ पलटा, लेकिन मारे घबराहट के उसके मुंह से भैया भी निकल गया, क्योंकि सोनू भैया हाथ में पत्थर लेकर खड़े थे और गुस्से से गोलू को ही देख रहे थे। गोलू का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और सोनू भैया के हाथ से पत्थर लेकर साइड में फेंकते हुए बोला, अरे अरे सोनू भैया जी, क्या कर रहे हो? जे सब हम कर लेंगे, आप एक तो काम करो, सीधा निकलो घर। घर? लेकिन हम घर कैसे जाएंगे गोलू? सोनू भैया ने रुआंसा होकर कहा। गुड्डू गुस्से से खड़ा अपना फटा हुआ टेंट देख ही रहा था कि उसका फोन बजा। गुड्डू ने फोन निकाला और उठाकर कान से लगाकर झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, कौन बोल रहा है बे? तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। रंगबाजी करने के लिए तुमको आज ही का दिन मिला था। यहाँ सगुन के सब घर वाले तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम कहाँ अपनी छीसा लेदर करवा रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से मिश्रा जी की कड़कदार आवाज उसके कानों में पड़ी। पिताजी, हम, गुड्डू ने मिमिया कर कहा, लेकिन मिश्रा जी ने उसकी बात सुनी भी नहीं और कहा, जहां भी हो तुरंत घर पहुंचो, वरना विद्या की शादी के साथ साथ तुम्हारी कुटाई का मुहूर्त भी निकलवा देंगे केशव पंडित से। आते हैं पिताजी, गुड्डू ने कहा और फोन काट कर जेब में रख लिया। गुड्डू फोन जेब में रखकर गोलू की तरफ पलटा और कहा, यहाँ तुम दोनों ने चरस बो रखी है। वहाँ पिताजी हमारी बत्ती बनाने पर तुले हैं। हम जा रहे हैं घर, और तुम जे सब समेटो और जे टेंट का कपड़ा लेकर जाओ नवरत्न के पास। और जे सोनू भैया का क्या करे? गोलू ने अपना सर खुजाते हुए कहा, इनकी घरवाली को बताते हैं हम इनकी हरकत, लेकर जाएंगे खुद ही घर। गुड्डू ने कहा, अरे गुड्डू भैया, आप काहे परेशान होते हैं? हमारे पास है ना भाभी का नंबर, हम फोन करके बुला लेंगे। गोलू ने अपना फोन जेब से निकाल कर कहा। गुड्डू ने सुना तो उसकी बाई बहुत चढ़ गई और उसने गोलू को घूर कर देखते हुए कहा, मोहल्ले की भाभियों के नंबर तुम काहे रखे हो बे? लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे गोलू गुप्ता। गोलू ने सुना तो खिसिया कर कहा, अरे का गुड्डू भैया, भाभी माँ समान होती है, का कुछ भी कह रहे हैं आप अब जाइए, यहाँ हम संभालते हैं, गोलू ने कहा। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही जाने लगा, सोनू भैया उसके पीछे आ बैठे। गुड्डू की कमर को अपनी बाहों में लपेटा और अपना गाल गुड्डू की पीठ से लगाकर कहा, गुड्डू, हमको भी घर छोड़ दो ना बउआ। गुड्डू भैया ले जाइए, यहाँ रहेंगे तो हमारा काम और फैला दी हैं, गोलू ने कहा। सोनू भैया गुड्डू से चिपक कर बैठे रहे और गुड्डू उन्हें लेकर वहां से निकल गया। मिश्रा जी का घर कानपुर। वेदी का रिश्ता अमन से तय हो चुका था। पंडित जी ने शादी की तारीख में निकाल दी, जो कि 3 महीने बाद की थी। सभी घर वाले बहुत खुश थे। अमन, रोहन और लवली खाने के लिए एक साथ बैठे थे और गुड्डू के आने का इंतजार कर रहे थे। आंगन की सीढ़ियों पर खड़े मिश्रा जी गुड्डू का इंतजार कर रहे थे। साथ ही उन्हें गुड्डू पर गुस्सा भी आ रहा था कि बिना बताए वह कहाँ चला गया। सोनू भैया को उनके घर के सामने छोड़कर गुड्डू जल्दी जल्दी अपने घर आया, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर मिश्रा जी को देखा तो उसके कदम ठिठके। मिश्रा जी को गुस्से में देखकर गुड्डू की जान हलक में अटक गई। वह धीरे धीरे चलकर मिश्रा जी के सामने आया और कहा, पिताजी, हम वो आज के दिन बाहर जाना जरूरी था गुड्डू, अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलकर खाना खाओ, मिश्रा जी ने दबी आवाज में कहा। गुड्डू सर झुकाकर चुपचाप अंदर जाने लगा तो मिश्रा जी ने पीछे आते हुए कहा, और वो एक और नमूना कहाँ है? वो टेंट सिलवाने गया है, गुड्डू ने कहा। सिलवाने गया है तो पहले फाड़ा का है? मिश्रा जी ने गुड्डू के पीछे आते हुए कहा। गुड्डू चलते चलते रुका
और अपने टेंट की हालत जानकर मन ही मन कहा, इस सीजन में सिर्फ टेंट ही नहीं पिताजी, बहुते कुछ फटने वाला है। गुड्डू की तरफ से कोई जवाब न पाकर मिश्रा जी गुप्ता जी की तरफ चले गए और गुड्डू अपने होने वाले जीजा के साथ खाना खाने के लिए आ बैठा। गोलू ने रवि और दुकान पर काम करने वाले लड़कों को फोन करके बुलाया और सब सामान इकट्ठा किया। जो टूट चुका था उसे मरम्मत की जरूरत थी, उसे एक गाड़ी में डाला और बाकी सही सलामत सामान को दूसरी गाड़ी में। अब बच रहा था टेंट, जो कि फट चुका था और उसका सिलना बहुत जरूरी था। गोलू ने रवि की मदद से टेंट को समेटा और कहा, तुम किससे आए हो? हम तो यहाँ अपनी लूना से आए हैं भैया। रवि ने कहा, बहुत अच्छे, तो अपनी लूना को यहाँ लेकर आओ और जो टेंट लेकर हमारे साथ नवरत्न के पास चलो। गोलू ने फटे टेंट को अपनी बाहों में उठाकर कहा, अब जे नवरत्न कौन है? रवि ने कहा, जे समझ लो जे कहानी का बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। अरे वो नहीं ना होता तो ना गुड्डू भैया की शादी का सूट सिलता, ना हमारी शादी की शेरवानी। चलो रास्ता में बताते हैं वो की कहानी, गोलू ने कहा। रवि अपनी लूना ले आया और गोलू के साथ निकल पड़ा। रास्ते भर गोलू रवि को नवरत्न से जुड़े अपने और गुड्डू के किस्से सुनाते रहा, जिन्हें सुनकर रवि को तो बड़ा मजा आ रहा था। उसने लूना चलाते हुए कहा, इट्ठो बात बताएं गोलू भैया। हाँ बताओ रवि, पीछे बैठे गोलू ने कहा। बचपन में ना हमें भी उस शादी वाला सूट पहनने का बहुत ही शौक था। जब भी कोनो शादी होती थी ना, हम पिताजी की शादी वाला सूट चुपके से पहनकर चले जाते थे। रवि ने अपना किस्सा सुनाया। शादी से याद आया, तुम अब तक शादी काहे नहीं किए बे? गोलू ने एकदम से कहा। आपको और गुड्डू भैया को देख लिए ना, बस समझो कि हमारा शादी का भूत उतर गवा और हमको समझ आ गवा कि जिंदगी का असली मजा अकेले रहने में है। रवि ने कहा, इट्ठो काम करो ना, धोबा भरकर नमक हमारे जख्मों पर सीधा ही मार दो, जब बातों बातों में ताना मारने की क्या जरूरत है? गोलू ने चिढ़कर कहा। अरे सॉरी भैया, हम तो बस एग्जाम्पल दे रहे थे, रवि ने कहा। शादी के नाम से ही गोलू का अच्छा खासा मूड खराब हो गया और उसने कहा, ये लूना को बेचकर एक साइकिल ले लो, कम से कम टाइम पे पहुंचा दे ही है कहीं। रवि ने सुना तो स्पीड थोड़ी बढ़ा दी और गोलू को लेकर आगे बढ़ गया। नवरत्न घर के बाहर बनी अपनी दुकान में बैठकर किसी की शादी का कोई बढ़िया सूट सिल रहा था। रवि की लूना दुकान के बाहर आकर रुकी। गोलू नीचे उतरा और टेंट नवरत्न की सिलाई मशीन के फट्टे पर डालकर कहा, लो पहले जे सिलो। नवरत्न ने देखा कि गोलू टेंट का कोई कपड़ा लेकर आया है तो उसने कहा, अरे का रे गोलू, अबे हम शादी का कपड़ा सिलते हैं भैया, जे सब नहीं। हाँ तो जे भी शादी में ही लगता है और सिल दो, का पता अगली बार तुम्हारी शादी में लगाने के काम आ जाए, गोलू ने कहा। अरे लेकिन हम टेंट का कपड़ा नहीं सिलते, हमारी मशीन माने की ही नहीं, तुम कहो तो कुछ और सिल दें, नवरत्न ने कहा। गोलू ने सुना तो मायूस होकर कहा, फिलहाल के लिए जो फटा है वो कुछ और तुम नहीं सिल पाओगे। नवरत्न को गोलू की बात समझ नहीं आई। उसने टेंट के कपड़े को साइड में फेंका और अपना ध्यान कोट सिलने पर लगा लिया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।